एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर चू फैमिली मीटिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर ग्रेट एल्डर चू पैंक्रियान सभी लोगों से कहती है मैं यहाँ पर अपने पैट्रियार्शिप की अनाउंसमेंट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना पैट्रियार्च बना लो तो मैं तुम सभी की फैमिली को राइज करवा दूंगा। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस बात से सहमत है, ग्रेट एल्डर को हमारा नया पैट्रियार्च बन जाना चाहिए, जबकि हमारा जुंजी है तो बहुत छोटा है, पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। जुंजी ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है ग्रेट एल्डर आप तो वाकई में बहुत वंडरफुल है और आपके पास ऐसे तरीके भी होंगे आप जिससे फैमिली को राइज करवा सकते हैं। जुंजी अपने ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर अब जबकि आप हमारे पैट्रियार्च बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, सवालों का जवाब देने में क्या बुराई है, चलो पूछो तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। जुंजी कहता है जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैमिली इस वक्त बहुत डिक्लाइनिंग में क्यों है, क्योंकि कभी हमारी फैमिली ग्रेट फैमिली हुआ करती थी, आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद आप क्या करेंगे? आपका मकसद तो यही होगा कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें, फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ग्रेट पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ ये तो जाहिर सी बात है, फैमिली को दोबारा से राइज करवाना है तो हमारी फैमिली में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा। सबसे पहला मकसद यही होगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड को ज्यादा बढ़ाऊं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में ज्यादा पैसा आ सके और हम लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जुंजी से कहता है सेकंड एल्डर, तो मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि आप क्लैन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप एक पूरे साल में हमारी चू फैमिली के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हमारे यहाँ पर टाउन के अंदर बहुत सारी एलिज और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं मुझे लगता है कि मैं पूरे साल का कम 1 लाख सिल्वर कॉइन्स तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ जिससे हमारी फैमिली काफी अच्छे से राइज कर सकती है। तो वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत सा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज तो वाकई में बहुत सा महान है, जो पूरे साल के 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करने की बात कर रही है। 1 लाख सिल्वर कॉइन्स अगर हमारी फैमिली में हर साल आना शुरू हो जाए तो फैमिली तो बहुत ज्यादा वेल्थी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। हमें तो ये बात वाकई में मंजूर है, हम लोग ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाने के लिए तैयार हैं। सभी गरीब लोग जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा वो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स पर ही मान जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ग्रेट एल्डर को पैट्रियार्च बना दिया जाए। हमारा जुंजी से कहता है ग्रेट एल्डर तुमने कहा कि तुम पूरे साल का 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकम बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतनी इनकम इकट्ठा कर सकते हो साल की तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ पैट्रियार्च बनने के लिए। ठीक है, सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं, जबकि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जिंग लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जैसा एक छोटा लड़का तुम्हें लगता है कि तुम 1 लाख सिल्वर कॉइन्स से भी ज्यादा कमा सकती हो, वो भी पूरे साल के। मैं साल के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स ही कमा सकता हूँ। बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो सही ये पैट्रियार्च का बेटा कौन सी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है, ये ग्रेट एल्डर से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता तो ये खुद गरीबी में क्यों रह रहा है, इसका तो अपना घर टूटा फूटा है। यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है, हम लोग यहाँ पर किसी गरीब भिखारी को अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बना दें। हमारा जुंजी अपने पास से वो थैली निकालता है, उस थैली के अंदर उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनसे कहता है इस थैली के अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स हैं, तुम समझते हो 40 स्पिरिट स्टोन्स कितने होते हैं? बाकी के सभी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जंग मास्टर जिंगजुन के पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहां से आए? इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का मतलब यह है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। जिंगजुन उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं? इसके अंदर पूरे 80 स्पिरिट स्टोन्स हैं। सभी लोग कहते हैं इसके पास 80 स्पिरिट स्टोन्स हैं, इसका मतलब यह है कि इसके पास 8 लाख सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ सकता है? वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, हमें यहाँ पर क्या फैसला करना चाहिए, हमारे लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रेट एल्डर या फिर ये लड़का? जुंजी फिर से ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर तो आप मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन टॉप पर है, ऐसे कौन यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि तुम तो साल का सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स कमाना चाहते हो। इसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो चू फैमिली का नंबर 1 जीनियस भी है, जिसका नाम चू हाई है। तो भाई वहाँ पर आता और कहता है सिंह तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेने से तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक बन जाते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसा होने से कोई फैमिली पैट्रियार्च नहीं बन सकता। सिंह से कहता है इस बात का क्या मतलब है? चूहाई उसे कहता है यहाँ पर सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम फैमिली के कचरे हो, तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है। तुम एक पैसे के ढेर के ऊपर ही क्यों ना बैठे हो, अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो। जुंजी से कहता है जिस तरह तुम यहाँ पर बात कर रहे हो मुझे लगता है कि एक बंदा जिसके पास पैसा और साथ में वो कचरा ना हो फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक है, क्या तुम यही कह रहे हो? वो से कहता है मैं यही कह रहा हूँ। तो जुंजी से कहता है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस बात को कैसे साबित करूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ? वहाँ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे कहता है ये तो बहुत आसान है, तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइट में हराना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कचरे नहीं हो। वो सोच रहा था मैं बॉडी टैम्परिंग के 6 लेवल पर हूँ, जबकि बॉडी टैम्परिंग के 4th लेवल पर है। जिसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है, जो कि बहुत ही बेकार सी है। नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करके मुझसे फाइट में जीत सकेगा, तो पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसे कहता है तुमने क्या सोचा? जुंजी से कहता है मैंने सोच लिया, चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ। बाकी के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सिंह को क्या हो गया, ये चूहाई को चैलेंज कैसे कर सकता है, जबकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि चूहाई हमारी फैमिली का सबसे जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन ये फाइट इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होगी, वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। इसे में एक सीन बाहर का भी दिखाते हैं, अब वो यूजियांग दोनों बाहर दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। यूजियांग कहती है काफी देर हो चुकी है लेकिन जुंजी अभी तक बाहर नहीं आया, मेरा जुंजी कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा या नहीं? उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए अंदर जाकर देखकर आता हूँ। चुपचाप भी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है जुंजी चूहाई से फाइट करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पैट्रियार्च के बेटे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जबकि उसे पहले से पता है कि उसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। चूहाई के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, वो एक डीमन वुल्फ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े देख ही रहे होते हैं कि फाइट स्टार्ट होगी। फाइट के स्टार्ट होते ही चूहाई अपनी मास्टर स्पिरिट यानी डीमन वुल्फ को रिलीज करता है, जो कि बड़ी स्पीड से निकलता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे काफी बड़ा झटका लगता है, वो काफी दूर जाकर लुढ़कता हुआ जाता है। चूहाई भी हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें तो डॉज करने की काफी ज्यादा एबिलिटीज आती है, तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छे से डॉज किया, देखना तुम ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स में तुम्हारा किस्सा खत्म करने
वाला हूँ। साथ ही वो फिर से अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसका डीमन वुल्फ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके पंजों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो अपने पंजे के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर बाजू के ऊपर एक कट लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो भी पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है इसके पंजे तो काफी ज्यादा तेज है। चूहा उसे कहता है मुझे बताओ कि मेरे डीमन वुल्फ के शार्प क्लास में कैसे लगे। तो मेरे डीमन वुल्फ ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पंजा मारा है, थोड़ी देर की बात देखना, ये तुम्हारे सर को अपने दांतों से चबा रहा होगा। हमारा जुंजी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है इसकी मार्शल स्पीड मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, तो मैं इसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। मुझे इस फाइट को पूरी एंड करना होगा, मुझे अपनी बची कुची पावर को एक ही मूव में यूज करना पड़ेगा। चूहा उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर टॉप करने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका बाकी है, तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी है, उसके बाद वो गोल्डन सी मुझे 2 जान से दफा हो जाओ। कि हमारा जुंजी आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने वाला हूँ। जुंजी यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक के पहले मूव जिसका नाम शिफ्टिंग विंड होता है उसको यूज करता है। कि चूहा उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस मूव को यूज करके मुझसे जीत पाओगे? मैं तुम्हें अपने ही इस डीमन वुल्फ के क्लास के नीचे दफन करने वाला हूँ। और उसका डीमन वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा था, जुंजी उसके अटैक को फिर से अवॉइड कर रहा था, साथ ही वहाँ पर अपने स्पेशल विंड वाले मूव को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा हवा का प्रेशर निकलता है। साहू को भी दिखाते हैं, साहू उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर छुपकर देख रहा होता है कि उसका यंग मास्टर वहाँ पर फाइट कर रहा है। जुंजी डीमन वुल्फ से फाइट करते हुए अपने शिफ्टिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे गुजर जाता है और साथ ही वो चूहाई के कंधे के ऊपर कट लगाकर आगे गुजरता है, जिसकी वजह से चूहाई का कंधा वहाँ पर जख्मी हो जाता है। चूहाई वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे यहाँ पर जख्मी कैसे कर दिया? तो फैमिली में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मैं चू फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर हूँ। अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब रखते हुए कहता है तुम इस मैच को हार चुके हो, चलो जल्दी से अपनी हार मान दो। बाकी के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर कैसे जीत गया? हमारा जाहू चिल्लाकर कहता है मुझे लगा था कि हमारा यंग मास्टर इसी मैच को जीतेगा, क्योंकि यंग मास्टर ने इस नई तलवारबाजी की टेक्निक को सिर्फ 2 दिन पहले ही सीखा है। 2 दिन पहले वो सीखे हुए मूव को यूज करते हुए इन्होंने इसको हरा दिया। बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, किसने 2 दिन पहले इस नई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है? 2 दिन पहले सीखी हुई टेक्निक के साथ ही यहाँ पर हमारे सबसे जीनियस लड़के को कैसे हरा सकता है? सभी के साथ साथ चूहा भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 दिन में इसने तलवारबाजी की नई टेक्निक कैसे सीख ली। इसी के साथ ही वो पागलों की तरह वहाँ पर बातें करना शुरू करता है और कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा एक कचरा रातों रात इतना अमेजिंग कैसे हो गया। तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो। तुम्हारा जुंजू से कहता है चूहाई तुम पहले से इस मैच को हार चुके हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद से मुझे पैट्रियार्च की तरह मानना शुरू कर दो, मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उसी वक्त ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे चूहाई से कहते हैं तुम पीछे हटो, मुझे इससे बात करने दो। ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर उसे कहते हैं जुंजी ये बात तो वाकई में सच है कि इस वक्त तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम वाकई में पैट्रियार्च बनने के लायक हो। लेकिन एक बात तुम सभी लोगों को पता चलनी चाहिए, सभी लोगों को पता है कि तुम एक कचरे हो, जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम एक बच्चे थे तभी से तुम एक कचरे हो। कुछ ही दिनों में तुमने ये वाली मार्शल आर्ट की टेक्निक कहाँ से हासिल कर ली और सारी तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए? तुम इस बात को हम सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन करोगे? महाराज जुंजी से कहता है तो मैं तुम सभी लोगों के सामने इस बात को क्यों एक्सप्लेन करूं? एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हो तो तुम यहाँ पर जो भी काम करोगे वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इस वजह से तुम्हारा कैरेक्टर तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम फैमिली का ग्रेट एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर इस बात की डिमांड करता हूँ कि हमें तुम्हारी बॉडी को सर्च करना चाहिए, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए और तुम्हारे घर को भी हम लोग सर्च करेंगे, देखेंगे कि तुम्हारे पास ये सारी टेक्निक्स कहाँ से आ रही हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हैंड ओवर करो, मैं उन सारी चीजों को 1 by 1 करके चेक करूंगा, उनको इंस्पेक्ट करूंगा। यहाँ ग्रेट एल्डर हमारे स्वर्ग किंग से कहते हैं अगर तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनना चाहते हो तो तुम्हारा हर एक एक्शन हमारी चू फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर तुमने इतने सारे पैसे शो करवाए और साथ में इतनी पावर शो करवाई, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो सब कुछ मुझे दे दो, मैं उन सभी को थॉरली चेक करूंगा और उसके बाद इस बात का फैसला करूंगा कि तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक हो या नहीं। तो हमारा जुंजी से कहता है तुम यहाँ पर मुझसे मेरी चीजें मांग रहे हो, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, वो भी दिन दहाड़े। जबकि सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फर्स्ट एल्डर के सामने इस तरह बात करने की, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल गिल्टी बनने की तरह ही बात कर रहे हो, ऐसे लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर शुरुआत से हमसे कोई चीज छुपा कर रखी हुई है, तो हमें वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। चू फैमिली में तुम किसी से कोई भी चीज नहीं छुपा सकते, तुम्हें पैट्रियार्च बनना है। तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपनी फैमिली गार्ड से कहती है फैमिली गार्ड चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लुनाटिक को पकड़ लो और इसको पकड़कर डंजन में डाल दो, मैं इसको थॉरली चेक कर सकूं, मैं चेक कर सकूं कि इसके पास कौन कौन सी चीजें और इसने क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है। तो गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और अगर हमारे जुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनके पास उनके बाले होते हैं, क्योंकि हमारा जुंजी उन सारे गार्ड से कहता है तुम सभी गार्ड्स का मकसद क्या था? तुम सभी गार्ड्स का मकसद ये था कि चू फैमिली के मेंबर्स की रक्षा करनी है, लेकिन तुम यहाँ पर चू फैमिली की रक्षा करने की बजाय उनके यंग मास्टर के ऊपर अपने बाले तान रहे हो। सभी लोग पागल हो चुके हैं और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और सभी के बाले वहीं पर काट देता है, जिससे वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा जुंजी उन सभी की तरफ गुस्से के साथ देखता है, कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। चूहाई जो कि पहले हमारे जुंजी से मार खा चुका होता है वो फिर से उसे कहता है जुंजी तुम्हारी सारी की सारी स्कीम सभी के सामने आ चुकी है, तुम यहाँ पर कोई ना कोई गद्दारी कर रहे हो, तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सभी के सामने ड्रामा क्यों कर रहे हो? जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को बंदी बनाने से मना कर दिया और तुमने हमारे गार्ड्स के ऊपर भी अटैक किया है, तो मैं तुम्हें यहीं पर इसी जगह के ऊपर सजा देने वाला हूँ। साथ ही अपने पास से अपने डीमन वुल्फ को फिर से निकालता है, डीमन वुल्फ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। जुंजी अपनी तलवार को निकालकर सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है। इसी के साथ ही चूहाई अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं, जुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लोग मिलकर जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जुंजी फिर से अपनी तलवार को निकालता है और सभी के ऊपर अटैक करते हुए सभी को जख्मी कर देता है। उसके बाद उसके सामने सिर्फ और सिर्फ डीमन वुल्फ बचता है, वो डीमन वुल्फ की तरफ देख रहा होता है। चूहाई उसे कहता है सिंगजूर मैंने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेसनेस दिखा दी, अब नहीं अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। क्योंकि हमारा जुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है पर मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, तो वहाँ पर जितने फैमिली के लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं इस लड़के का किलिंग इंटेंट तो बहुत पावरफुल है। पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से पीछे हट जाओ। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं, लेकिन उनका बेटा तो यहाँ पर पागल
पागल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जुंजी को मारना है। इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। फाइट के दौरान किसी से भागना चाहिए तो बिल्कुल भी बेवकूफी होगी। मैं फैमिली का अगला पैट्रियार्च बनने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर भागना नहीं है। वो अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है ताकि वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर सके। जैसे उसका डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये वहीं से गायब हो जाता है, बड़ी स्पीड से उसके ऊपर कट लगाता है। जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कितना ज्यादा फास्ट है। जुंजी इसके ऊपर अटैक करता है तो उसके डीमन वुल्फ के अंदर से एनर्जी डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही चूहा के मुंह से ब्लड निकलता है। चूहा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखकर उसके फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फिर साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम कभी ने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तो जुंजी से कहता है तुम बाप बेटा दोनों ही यहाँ पर आपस में मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम्हें मार भी नहीं सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा की है। पैट्रियार्च से कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन देखते हैं कि अब तुम अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे। फर्स्ट टाइगर भी जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि एक स्पीयर होता है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं लड़की अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुमने मेरे बेटे की जान ली है तो यहाँ पर मुझे पूरा हक है तुम्हारी जान लेने का। तो हमारा बेचारा ज़ाकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जंग मास्टर कैसे बचेंगे। फर्स्ट टाइगर की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड के सेकंड लेवल पर है। हमारे मास्टर जुंजी जी तो बॉडी टैम्परिंग के फोर्थ लेवल पर है। तो फर्स्ट टाइगर अपने बाले को रिलीज करने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जिसे कहते हैं जुंजी तुम हमेशा से कचरे थे और आज भी एक कचरे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसे कचरे के हाथों से मारा गया, लेकिन आज मैं इस अफसोस को अपने माथे के ऊपर से हटा दूंगा। उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा पंछी दिखाई देता है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो बड़ा सा पंछी बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ नीचे ग्राउंड की तरफ आता है और ग्राउंड के ऊपर आकर धड़ाम से एकदम आका होता है। सभी लोग वहाँ की तरफ देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है, तो वो सभी लोग सामने देखते हैं। तो वहाँ से धुआं हटने के बाद पर मास्टर कीशान होते हैं। मास्टर कीशान जो कि 100 ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर हैं, वो सभी लोग कहते हैं जी तो 100 ट्रेजर पवेलियन के बॉस किंग है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैनेजर कीशान वहाँ पर लैंड करने के बाद हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं मास्टर चू काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जुंजी से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर कीशान से कहते हैं यंग मास्टर अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई मुश्किल होती है तो मुझसे राब्ता कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे कह देना मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर साथ ही वो फर्स्ट टाइगर की तरफ देखकर गुस्से के साथ कहते हैं यार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कि हमारे पार्टनर यानी कि 100 ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर के साथ कुछ बुरा कर सके। तो सभी लोग के पास सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं, कैसे कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर चू यानी कि हमारे जुंजी 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का पार्टनर कब से बन गया। तो फर्स्ट टाइगर बॉस किंग से कहते हैं बॉस किंग ये हमारा अपना फैमिली का मसला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के मसले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये फैमिली का मसला है। इस लड़के ने यहाँ पर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे बेटे को मारने की वजह से अब मुझे अपना बदला लेना है, इसी वजह से मैं इस लड़के को मारने वाला हूँ। मास्टर किंशान गुस्से के साथ से कहते हैं आए तुम लोग हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन को समझते क्या हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने बात करने की, तुम्हें लगता है कि जब मैं किंशान यहाँ पर बात कर रहा हूँ तब तुम्हें यहाँ पर बात करने का हक भी हासिल है। इसी के साथ ही मास्टर किंशान लोगों से कहते हैं मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे यंग मास्टर चू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किंशान तुम सभी लोगों को इसका बदला जरूर दूंगा, वो भी 100 गुना ज्यादा। फर्स्ट टाइगर किंशान की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं, फिर साथ ही अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं और पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके वहाँ चले जाने के बाद मैनेजर किन हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी चू फैमिली के खिलाफ कुछ ज्यादा कड़े अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया हो। तुम्हारा जुंजी से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जस्टिस की बात कर रहे हो और जस्टिस के लिए अगर थोड़े कड़वे अल्फाज को इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मास्टर किंशान अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। उनके पास एक डब्बा होता है, उस डब्बे को ओपन करते हैं, उसके अंदर काफी सारी पिल्स की बॉटल्स रखी होती हैं। मास्टर किंशान से कहते हैं यंग मास्टर चू के अंदर टोटल 30 बॉटल्स हैं और इन सारी बॉटल्स के अंदर बॉडी टैम्परिंग पिल्स हैं, 30 बॉटल्स ऑफ स्पिरिट नरिशिंग पिल्स हैं और इसके साथ साथ कुछ बॉटल्स इसमें ऐसी भी हैं जिनके अंदर हर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड भी है। ये सारी की सारी पिल्स और लिक्विड ये सारी की सारी हमारी मास्टर यूजन ने अपने हाथों से रिफाइन किया, इसलिए आपको इन सभी को अपने पास रखना और चेक करके बताया गया इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है। ये प्लीज इन सारी की सारी मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। हमारी फैमिली का यंग मास्टर जिसे हम सभी लोग कचरा समझते थे उसका 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो लोग उसे यहाँ पर मेडिसिनल पिल्स दे रहे हैं। हमारा जुंजी मास्टर किन से कहता है मास्टर किन अब जब आप यहाँ पर इसको तोहफे के तौर पर मुझे दे रहे हैं तो फिर ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसे भी हम लोग तोहफे को वापस तो नहीं दुबरा सकते। अपने साहू से कहता है चलो जल्दी से आओ और आकर इस डब्बे को उठा लो, वो डब्बे उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो बॉस की हमारे जुंजी से कहते हैं ये तुम्हारी चू फैमिली की फैमिली मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे आउटसाइडर को यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद जब तुम इस सारे मसले से फ्री हो जाओगे उसके बाद मुझे बताना, तो अपनी कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले और कैसे काम करेंगे। साथ ही मास्टर किन सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इस लड़के ने जानबूझकर मुझे 2 दिन के बाद का टाइम दिया था क्योंकि इसे पता था कि इसकी फैमिली क्लैन मीटिंग में सब कुछ होने वाला है, इस वजह से इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, वरना हमारा पार्टनर यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप से पहले मारा जाता। मैंने क्योंकि यहाँ पर इस लड़के की जान बचा दी है तो इसकी वजह से अब इस लड़के के ऊपर मेरा एक एहसान चढ़ गया और कल को इसको हमारी बात मानना पड़ेगी। तो उसी वक्त हमारा जुंजी अपने पास से एक और पेपर निकालता है, उसे कहता है बॉस किन आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, यहाँ पर आपने आकर जस्टिस का साथ किया और मेरे साथ आपने यहाँ पर आकर साथ देते हुए मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने के लिए अपने पास कुछ और फार्मूलाज दे रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे फार्मूलाज है, इसके अंदर एक हार्ट क्लींजिंग पिल का फार्मूला है, ये आप अपनी मास्टर को जाकर दे देना। बॉस किन उसके हाथ से वो फार्मूला लेते हैं और कहते हैं ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी पिल है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, वाकई में यहाँ पर थैंक यू बोलने के बदले मुझे ये वाला पिल का फार्मूला देने वाले हो क्योंकि ये वाला फार्मूला तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। जुंजी से कहता है हम दोनों की पार्टनरशिप के सामने इतना महंगा तो नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं। मास्टर किंशान से कहते हैं ठीक है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। कि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमारा यंग मास्टर जो इतना ज्यादा महान कैसे हो गया। पर बॉस किन भी यहाँ पर उसके सामने किस तरह उसके सामने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। तो जहाँ पर से बाहर वालों के लोगों के चले जाने के बाद हमारा जुंजी अपने लोगों से कहता है तुम सभी को जैसे कि पता है कि तीनों एल्डर्स यहाँ से जा चुके हैं, एल्डर्स के जाने के बाद तुम में से अगर कोई और है जिसको लगता है कि मुझे अपनी फैमिली पैट्रियार्च की सीट दे देनी चाहिए और मुझे पैट्रियार्च नहीं बनना चाहिए वो यहाँ पर बात कर सकता है। फिर किसी को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो कि मुझे फैमिली पैट्रियार्च नहीं होना चाहिए
चाहिए वो भी बात कर सकता है। सभी लोग उसे कहते हैं नहीं हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हें फैमिली पैट्रियार्च होने चाहिए। जैसे कि हमारी क्लैन की रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाली पैट्रियार्च की सील जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगी। फादर के पास ये वाली सील अब तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम हमारे फैमिली के नए पैट्रियार्च होने चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करने वाली है, क्योंकि हमने आज तुम्हारी ऑसमनेस को देख लिया है। तो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा हमारा फैमिली पैट्रियार्च बनना ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। तभी कुछ यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग इस आसानी के साथ इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं और साथ ही वो उसके लिए कह रहे होते हैं कि तुम हमारे पैट्रियार्च और तुम्हारी लंबी उम्र मिले। जिन लोगों से कहता है मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ बातें चल रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो सारी बातें तुम लोगों से करनी चाहिए क्योंकि मैं पैट्रियार्च बन चुका हूँ। वो सभी लोग से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यंग मास्टर बताएं कि आपको क्या कहना है। जुंजी लोगों से कहता है अब जबकि मैं तुम लोगों का नया पैट्रियार्च बन चुका हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। मेरी चू फैमिली यहाँ पर नई शुरुआत कर रही है, यहाँ पर तुम ऐसे किसी को भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करते। सभी लोगों से कहता है तुम लोगों से कुछ बात करनी है। पहली बात तो वो ये करता है कि नया पैट्रियार्च बनने के बाद मैं तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और हमारी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करेगी। साथ ही उन सभी लोगों से कहता है मुझे एक और बात करनी है। वो उनसे कहता है मैंने यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के बेटे चू हाई को मार दिया है, इसी वजह से चू पेंगटियान के साथ मेरा एक झगड़ा चल रहा है। चू पेंगटियान तो मुझे हर हाल में नहीं छोड़ने वाले। मुझे लगता है कि बाकी के दोनों एल्डर्स जो कि उसके साथ यहाँ से चले गए हैं वो दोनों भी यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं यहाँ पैट्रियार्च हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर पैट्रियार्च की पोजीशन मिल चुकी है और मैं पैट्रियार्च हूँ तो मैं यहाँ पर फैसला ले सकता हूँ। सभी से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के बाद से फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर उन तीनों को हमारी चू फैमिली से एक्सपेल किया जाता है। वो तीनों आज के बाद फैमिली में वापस नहीं आ सकते। वो लोग जिंदा है वो हमारी फैमिली में वापस नहीं आ सकते। जब वो मर जाएंगे तो उन्हें अपनी फैमिली टॉप में दफनाने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही हमें अपनी उसकी हिस्ट्री की बुक के अंदर उनका नाम लिखा जाएगा। उनके बारे में जो कुछ भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी मिटा दी जाए। सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत घबरा जाते हैं कि पैट्रियार्च ने यहाँ पर बहुत ही सख्त फैसला कर दिया है। हमारा जुंजिन सभी लोगों से कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर एक बहुत इंटेलिजेंट फैसला करेंगे और सभी लोग सोचकर साइड चुनेंगे कि आपको फर्स्ट एल्डर के साथ जाना है या फिर मेरे साथ रहना है। तो आपको मैं यहाँ पर एक और मौका दे रहा हूँ, तो उन तीनों को चूज करो या फिर मुझे चूज करो। अगर मुझे चूज करोगे तो चू फैमिली में रहने का मौका मिलेगा। हमारा जुंजिन से बात खत्म करने के बाद वापस आ जाता है तो उसका जाओबू से कहता है यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही। चू हाई को हमेशा देखा है कि वो वीक लोगों को बहुत ज्यादा बुली किया करता था, आपने उसके साथ बहुत ही अच्छा किया जो उसको मार दिया। वाइफ और जाहू दोनों ही उसकी तारीफें कर रही होती है और उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। जुंजी अपने पास से बॉटल निकालता है और बॉटल को टेबल के ऊपर रखता है और कहता है सारी बॉटल्स के अंदर कुछ के अंदर बॉडी टेम्परिंग पिल्स रखी हुई है और कुछ के अंदर कुछ छोटा टाइप की पिल्स रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इन बॉटल्स को लो, इनके अंदर जो पिल्स रखी हुई है उन पिल्स को खाओ और उसके बाद अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करने की कोशिश करो ताकि तुम लोग भी अपनी मास्टर स्पिरिट को यूज कर सको, क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आने वाला। जुंजी में से 4 बॉटल अपनी जाहू को देता है और 4 बॉटल अपनी वाइफ को दे देता है। तो जाहू उन 4 बॉटल्स को देखकर बहुत सा हैरान होता है, कहता है यंग मास्टर क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं होगी, क्या आप ये सारी की सारी बॉटल मुझे देने वाले हैं? पिल्स मेरे लिए हैं। जुंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये बॉटल्स बहुत ज्यादा है? अगर तुम्हें लगता है ज्यादा है तो तुम इनमें से कुछ मेरी वाइफ को दे सकते हो, ल्यूसियान को दे दो। सारी बॉटल्स को उठा लेता है और कहता है नहीं ये सारी की सारी मेरी है और मैं इन सभी पिल्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। मैं जुंजी यहाँ पर सीरियस होकर जाहू से कहता है जाहू मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, क्योंकि आज यहाँ पर फाइट हुई और फाइट के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। वहाँ के साथ फाइट करने के दौरान मुझे वहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंशन मिली है और मुझे उनको रिफाइन करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। जैसे मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। इस क्लोज डोर ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें यहाँ पर एक जिम्मेदारी सौंप कर जाने वाला हूँ। मैंने 100 ट्रैशर पवेलियन वालों के साथ फैंसी माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां लाकर उन सभी जड़ी बूटियों को बेचकर उनका 50% शेयर लेने की बात की थी। मेरे पास मैप है और उनके पास लोग हैं, उनकी मैन पावर को यूज करेंगे, लेकिन ये सब कुछ लीड करने के लिए मैं यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें सब की पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो मैप दूंगा, उस मैप को यूज करते हुए तुम 100 ट्रैशर पवेलियन के लोगों को फैंसी माउंटेन के ऊपर लेकर जाना और वहाँ से जड़ी बूटियां लेकर आना, अपनी निगरानी में ये सारा काम करवाना। ये बात सुनते ही जाओ शर्माते हुए कहता है क्या वाकई में यंग मास्टर आप सारी अथॉरिटी मुझे देने वाले हैं? यंग मास्टर जुंजियों से कहता है हाँ ये सब कुछ तुम्हारे हाथों से हैंडल होने वाला है, तुम्हें ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा। पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सवाल पूछ सके। तुम्हारे पास मेरा बैज होगा, यानी कि तुम वहाँ पर मेरी जगह के ऊपर काम करोगे। और फिर साथ ही हमारा जुंजियों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से कुछ ऐसे लोगों को पिक करो जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उन सभी को कुछ अच्छे से ट्रेन करना, ताकि वो सभी लोग जो पेंगटियान के खिलाफ फाइट करने के लायक हो सके और हमें प्रोटेक्ट कर सके। उसे कहता है यंग मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगा। जुंजी आगे बढ़ता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से पूरा करोगे। तो ल्यूसियान उसकी वाइफ से कहती है तो मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? आगे बढ़ता है उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम फिलहाल के लिए कल्टीवेट करो, तुम्हें अपनी सोल को मटेरियलाइज करना होगा, उसके बाद देखेंगे तुम क्या कर सकती हो। ल्यूसियान उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जैसे कहता है ल्यूसियान तुम मेरी साइड पर हो, तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे घर पर हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी आगे से माना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारा जुंजी अपने रूम में चला जाता है। जुंजी अपने रूम में जाने के बाद अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो एक दिन का 5 दिन गुजार सकता है। वहाँ पर बैठकर वो कहता है की फैमिली मीटिंग बिल्कुल वैसी रही जैसी मैंने एक्सेप्ट की थी, तो यहाँ पर इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ क्यों हुआ। इसलिए तो मैंने बॉस किंग को वहाँ पर 2 दिन के बाद का टाइम दिया था। बॉस किंग भी वहाँ पर पूरे टाइम पर आए हैं और उन लोगों ने आगाचू फैमिली के लोगों को जितना डरा दिया, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी देर के लिए वो लोग हमारे पर अटैक करेंगे। लेकिन ये प्रोग्रेस अभी भी काफी नहीं है, मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अगर मुझे चू पेंगटियान जैसे लोगों का अकेले सामना करना पड़े तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुंजी अपने पास एक क्रिस्टल को निकालता है, वो क्रिस्टल को जब एक्टिवेट करता है तो उस क्रिस्टल के अंदर से डीमन वुल्फ बाहर निकलता है। जुंजी कहता है जब मैंने वहाँ पर चूहाई को मारा था तो चूहाई को मारने के बाद मैंने उसकी मास्टर सोल को वहाँ पर डिवावर कर लिया था और उसकी मास्टर सोल को मैं रिफाइन कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने नेमलेस स्टॉर्म के अंदर रखी हुई टेक्निक्स को करते हुए किसी भी मास्टर स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बाद में उसकी पावर को डिफाइन कर सकता हूँ। जुंजी कहता है तो चूहाई तुम यहाँ पर मीनिंगलेसली तो बिल्कुल भी नहीं मरे, तुम्हारे मरने से मुझे काफी फायदा होने वाला है। वुल्फ वहाँ पर बाहर निकलने के बाद हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा मास्टर मर चुका है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर बेसर होना चाहते हो? चलो जल्द से यहाँ पर मेरी बॉडी में रिफाइन हो जाओ, वजह से मेरी तलवार ब्रेक थ्रू करेगी और इसका लेवल बढ़ जाएगा।
के साथ ही हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के ऊपर दबा देता है, उसे सप्रेस करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। थोड़ी देर के बाद हमारा जुंजी उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल में चेंज कर देता है, वो सारी की सारी मास्टर स्पिरिट एक क्रिस्टल बन जाती है। जुंजी कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी इसी तरह के क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी कल्टीवेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ी थी। इस वक्त मैंने एक लेवल 2 की मास्टर स्पिरिट की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी क्रिस्टल को निकाला था, लेकिन ये तो एक लेवल 3 की मास्टर स्पिरिट है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर डिवॉर करता हूँ यानी इसको एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरी तलवार का ब्रेक थ्रू कितना कंप्लीट होगा। जुंजी उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो क्रिस्टल काफी हाई क्वालिटी का होता है, इसी वजह से वहाँ पर काफी मुश्किल होती है। देर के बाद वहाँ पर इस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो तलवार होती है वो पहले से ज्यादा लेवल अप हो जाती है, उसका ग्रेड बढ़ जाता है। जुंजी कहता है मैंने अभी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है और इस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी मास्टर स्पिरिट का लेवल तो अब नहीं हुआ, लेकिन इसे कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिले हैं, यानी कि मेरी तलवार के अंदर कुछ नई पावर्स आ गई हैं जो कि इस डीमन वुल्फ की हैं। हमारा जुंजी यहाँ पर अपने उसी रूम के अंदर बैठकर काफी दिनों तक प्रैक्टिस कर रहा है, उसे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद वो अभी भी यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मेहनत भी करना पड़ रही है। 3 दिन के बाद वो फाइनली इस काम में सक्सेसफुल रहता है और अपनी मास्टर स्पिरिट को लेवल अप कर लेता है। जुंजी को डीमन वुल्फ की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी मास्टर स्पिरिट के अंदर उसके 2 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। पहला स्पिरिट एट्रीब्यूट तो यह है कि उसकी स्पीड उसको मिली है और दूसरा एट्रीब्यूट यह है कि उसकी कंसीलिंग पावर उसको मिली है कि वो अपनी तलवार की प्रेजेंस को हाइड कर सकता है और कोई महसूस नहीं कर पाएगा कि हमारा जुंजी किसी के ऊपर अटैक करने वाला, उसके पास वेपन भी है। हमारा जुंजी अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है तो सामने साहू खड़ा होता है। साहू से कहता है टंग मास्टर तुम अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके बाहर आ गए। जुंजी से कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपनी मास्टर सोल को मटेरियलाइज कर लिया है, क्या तुम मुझे दिखाओगे तुम्हारी मास्टर स्पिरिट क्या है। तो साहू से कहता है यंग मास्टर आपने तो देखकर ही पहचान लिया कि मैंने अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया। अच्छा ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। वो जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसके पास एक टाइगर होता है। जुंजी से कहता है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम्हारे पास तो एक ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, तो एक टाइगर है। साहू से कहता है यंग मास्टर मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी मास्टर स्पिरिट को बहुत पावरफुल बनाऊंगा और आज के बाद मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। फिर साथ ही अपने पास से बुक निकालता है और उससे कहता है यंग मास्टर मेरे पास एक लेजर है जिसके अंदर मैंने सारी की सारी जड़ी बूटियों के नाम और उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, ताकि इसके ऊपर साइन करने से आपको पता हो कि उस माउंटेन के ऊपर से हमने कितनी सारी जड़ी बूटियों को हासिल किया है। और साथ ही वो सारी बात बताता है कि जिस दिन आप क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए गए थे उसी दिन यहाँ पर 100 क्लैश पवेलियन के लोग आए थे और उन सभी लोगों को मैंने गाइड किया और उन सभी को मैं अपने साथ लेकर इसी माउंटेन के ऊपर गया था। जैसे जैसे तुमने कहा था वैसे बिल्कुल मैं मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर उनको अपने साथ लेकर गया। उनके साथ काफी सारे लोग थे और वहाँ से हमने जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। हालांकि वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आउटर एरिया को अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन वहाँ से हमें काफी सारी जड़ी बूटियां और काफी सारे क्रिस्टल भी मिले हैं। 15 दिनों में हम लोग आउटर एरिया की एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ताकि तुमने कहा था कि हमारी जू फैमिली के तीनों मास्टर्स हमारे रास्ते की रुकावट जरूर बनेंगे और वो तीनों वाकई में इस रास्ते की रुकावट बनने के लिए वहाँ पर अपीयर हुए थे। हमारे कहने के मुताबिक मैंने बॉस किंग को पहले से लड़ किया हुआ था, तो वो तीनों हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन बॉस किंग ने वहाँ पर आकर उन लोगों को फिर से वहाँ से डराकर भगा दिया। लगता है कि अब वो तीनों एल्डर्स दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि बॉस किंग तो हमेशा हमारे साथ ही होती है और बॉस किंग की निगरानी में सारा काम हो रहा है। जुंजी से कहता है तो मैंने ये सारे का सारा बिजनेस मैटर तुम्हें संभालने को दिया है, तो इस सबको तुम ही संभालो। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी वाइफ ल्यूजियन कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो उसे कहता है मुझे नहीं पता, वो भी तुम्हारे साथ ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में गई थी लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकली। लगता है कि वो अभी तक अपनी मास्टर सोल को मटेरियलाइज करने में कामयाब नहीं हो पाई। कि उसकी मास्टर स्पिरिट की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। जुंजी से कहता है पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन के अंदर उसने अभी तक अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं किया, तो वाकई में बहुत स्लो है। तुम्हारा जुंजी से कहता है ल्यूजियन को जाकर डिस्टर्ब मत करना, उसे वहाँ पर अकेले में बैठकर कल्टीवेट करने दो, उसे अपने आप से उसको अपनी मास्टर सोल को मटेरियलाइज करने दो। मैं ज़ीफेंग सिटी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, सब कुछ तुम खुद ही संभाल लेना। जुंजी सोच रहा होता है अब जबकि आयरन बहुत हार्ड है तो मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा मारना होगा, पहले कि कोई और हमारे ऊपर आकर अटैक करे, उनके ऊपर अटैक करना होगा और मुझे अपने प्लान को अगले स्टेप तक पहुंचाना होगा। इसी में 100 ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। 100 ट्रेजर पवेलियन में मास्टर यूजायर अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है, तो बॉस किंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे जुंजी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, जुंजी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया हूँ। मास्टर किनशान अपनी मैडम को बताते हैं कि पास में वो लड़का बिल्कुल एक कचरे की तरह था। अचानक से वो शुई फैमिली में गया और शुई फैमिली में जाने के बाद उसने शुई ल्यूजियांग के साथ शादी कर ली और उससे शादी करने के बाद से इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, जहाँ तक कि जू फैमिली के बहुत सारे लोग भी अब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो उसकी मैडम उसे कहती है ल्यूजियांग कौन है, तो वो उसे ल्यूजियांग के बारे में बताता है। कहता है शुई फैमिली के पैट्रियार्च और एक होटल में काम करने वाली वेशा की बेटी है, तो उसकी नाजायज औलाद थी, इसी वजह से वो वहाँ पर नौकरानी का काम किया करती थी। यंग मास्टर जुंजी वहाँ पर जाकर उसे शादी का प्रस्ताव रखा और शुई पैंग ने उसके साथ उसकी शादी करवा दी। मैडम यूजान उसकी बात सुनने के बाद कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के के ऊपर नजर रखो, अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी खास नहीं मिलता तो उसके फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करो, क्या उसके फादर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल था। हाँ, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि वो लड़का क्या है और क्यों है। फिर साथ ही मिस जूशान उससे पूछती है मुझे ये बताओ कि फैंसी माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालने के बारे में क्या वहाँ पर काम कैसे चल रहा है, क्या तुमने सारी जड़ी बूटियों को निकाल लिया। वो से कहते हैं वो काम तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, सिर्फ 3 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आउटर एरिया में जितनी भी जड़ी बूटियां थी वो सारी की सारी निकाल ली है। वो जड़ी बूटियां तो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। जैसे हम लोग रीपर एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर और भी ज्यादा जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां हैं। मिस जूशान से कहती है तुम्हें इन सारी जड़ी बूटियों के रिगार्डिंग यानी कि जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लगता है कि तुम्हें उस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए, उस लड़के जुंजी के ऊपर, क्योंकि उसका मकसद वहाँ से जड़ी बूटियां हासिल करना बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि वो किसी और चक्कर में है, उसे फैंसी माउंटेन के ऊपर किसी ट्रेजर के बारे में बताओगा जिस ट्रेजर को ढूंढने के लिए उस लड़के ने हमें यहाँ पर अपना पार्टनर बनाया ताकि हम लोग उसके साथ फैंसी माउंटेन के ऊपर जा सके। अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी अजीब दिखाई देता है तो जल्दी से आकर मुझे रिपोर्ट करना। तो बॉस किंग उसे कहती है यंग मिस क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। जूशान उसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां हासिल करना चाहता है, क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के ने मुझे जो फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड दिया था साथ साथ उसने मुझे हार्ट क्लींजिंग पिल दी है वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह के कोई भी फार्मूलाज नहीं देखे, मैंने एंशिएंट बुक्स के अंदर भी सारे फार्मूलाज को चेक कर लिया लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों पिल्स के बारे में कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ। मतलब यह है कि एक बहुत ही हाई लेवल का और प्योर फार्मूला है जो कि इस लड़की को याद है। बॉस किंग उसे कहते हैं मिस के कहने के मुताबिक अगर ये फार्मूला एंशिएंट बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो इस फार्मूला
फार्मूला की कीमत तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि किसी को इस फार्मूला के बारे में पता नहीं है। उस लड़के ने इस फार्मूला को हमें ऐसे ही दे दिया। एक फार्मूला उसने थैंक यू बोलने के बदले में दे दिया, दूसरा फार्मूला उसने सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन के बदले में दे दिया। इसका मतलब यह है कि उस लड़के की नजर में इन फार्मूला की कीमत बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है कि इसके पास अभी भी कुछ ऐसे फार्मूला हो जो कि इससे भी ज्यादा महंगे हों। पता नहीं कि वो लड़का हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कोऑपरेशन में डायल हुआ है। इस वीडियो से कह दिया, मुझे भी ऐसी लगता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियों को निकालकर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक कवर है। असल में उस लड़के का मकसद कुछ और है, वो कुछ और हासिल करना चाहता है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है, नौकरानी उनसे कहती है, उसकिन मिस यूजैन, मास्टर जुंजी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि उनको कहां पर बिठा दूं। उसकिन कहते हैं, मास्टर जुंजी को अंदर ले आओ और उसे एक ऐसे रूम में बिठाना जहां पर कोई भी बाहर से हमारी बातें ना सुन सके। वहां पर बिठाने के बाद से चाय पानी दो। मिस यूजैन कहती है, जरा रुको, मेरे पास कुछ और प्लान है। उस नौकरानी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हमारे ट्रेजरी रूम के बाहर लेकर आओ, वहाँ से हम लोग खुद ही संभाल लेंगे, हम उसे अपनी ट्रेजरी रूम में लेकर जाने वाले हैं और पर्सनली उसको अटेंड करूंगी। वो नौकरानी बाहर जाती है और हमारे जुंजी से कहती है, यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे आए, मैं आपको एक स्पेशल रूम की तरफ लेकर जा रही हूँ जहाँ पर हमारी यंग मिस पर्सनली आपसे मिलेगी। तो वो उसे अपने ट्रेजरी रूम के बाहर ले जाती है, जहाँ पर हमारी मिस यूजैन उसके साथ बॉस किन दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे जुंजी से कहता है, मिस मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। मिस यूजैन उसे कहती है, कोई बात नहीं, हमारी जनरल ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर हो, अपने पार्टनर के लिए थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस यूजैन उसे कहती है, तुम यहाँ पर हमारे पास एक कॉल्ड्रॉन खरीदने के लिए आए हो, तो क्या तुम फाइनली अपने लिए खुद पिल्स रिफाइन करने वाले हो? लगता है कि फैंसी माउंटेन के ऊपर वाकई वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं। जुंजी से कहता है, मिस आप कौन से ट्रेजर्स की बात कर रही है? लगता है मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है। मैंने तो अभी भी यहाँ पर पिल्स बनाने की मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट किया, इसी वजह से मुझे एक बेसिक कॉल्ड्रॉन चाहिए ताकि मैं जहाँ पर अपने घर के ऊपर पिल्स बनाने के बारे में कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है, आपने कहा कि फैंसी माउंटेन के ऊपर ट्रेजर्स हैं, इस बात से क्या मतलब है? क्या वाकई में वहाँ पर ट्रेजर्स हैं? जुंजी से कहती है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। मास्टर चू, तुम्हें यहाँ पर इस बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपने लिए पहला कॉल्ड्रॉन चूज कर सको। पहला कॉल्ड्रॉन सबसे बेस्ट होना चाहिए। इसे अपने साथ लेकर अपने ट्रेजरी रूम में आते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं और उसे कहते हैं, जी हमारा ट्रेजरी रूम है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऊपर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं, वो सारे के सारे हाई लेवल से लो लेवल तक के बहुत सारे वेपन्स होते हैं। टोटल लेवल, गार्ड लेवल, जहाँ तक के सेंट लेवल के वेपन्स भी वहाँ पर पड़े होते हैं। मिस यूजैन हमारे जुंजी से कहती है, यंग मास्टर तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से लेवल का कॉल्ड्रॉन चाहिए? तुम एक हाई लेवल का कॉल्ड्रॉन खरीदना चाहती हो? जुंजी से कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट किया है, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। चाहता हूँ कि आप मुझे एक प्रेशर लेवल का कॉल्ड्रॉन दें, मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मिस यूजैन से कहती है, हमारे पूरे सिटी के अंदर बहुत ही कम प्रेशर लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारे पास कॉल्ड्रॉन तो बहुत ज्यादा कम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेशर लेवल के कॉल्ड्रॉन है, एक इस वक्त मैं खुद से यूज कर रही हूँ और दूसरा कॉल्ड्रॉन यहाँ पर तुम्हारे सामने पड़ा है। उसे कहते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक सोल पर्ल, जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें इस कॉल्ड्रॉन के बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक स्पिरिट कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल कॉल्ड्रॉन है। जब तुम इसके अंदर पिल्स को रिफाइन करते हो तो इसके अंदर अपना मॉइस्चराइजेशन का अमल होता है, यानी कि इसके अंदर ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं जो कि तुम्हारी जो पिल्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा वेट कर देती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है। कॉल्ड्रॉन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे? जुंजी आगे बढ़ता है, इस कॉल्ड्रॉन को देखकर कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम ये कॉल्ड्रॉन मुझे कितने में बेचने वाली हो? जुंजान से कहती है, ये तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएगा। मुझे किसी और के लिए होता, कोई और यहाँ पर इसको खरीदने के लिए आता, तो मैं इसे 200 से कभी भी सस्ते में नहीं बेचती, क्योंकि तुम्हारा हमारे साथ पहले से एक रिलेशनशिप है, तुम हमारे साथ पार्टनरशिप में हो। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन में इसको बेच दूंगी। जुंजी से कहता है, तुम कह रही हो कि ये पूरे 100 स्पिरिट स्टोन में बेचोगी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन है। मैं तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन एडवांस में दे सकता हूँ और उसके बाद हमारी पार्टनरशिप से जो पैसा आएगा तुम उसमें से पैसे काट लेना। जुंजान से कहती है, हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारी जड़ी बूटियों को हम लोग बेच देंगे तो उसमें से तुम्हारा शेयर भी तो निकलेगा, हम उसमें से तुम्हारे पैसे काट लेंगे। साथ ही हमारे जुंजी की नजर वहाँ पर एक बड़े से क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, वो उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो स्किन उसे कहती है, काफी ज्यादा तेज है, तुमने यहाँ पर जिस चीज को देखा है वो एक ग्रीन जेड है, इसे तो इसको वेपन्स को टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे ट्रेजर रूम में पड़ा है, क्योंकि ये स्पेशल है, इसी वजह से। इतना बड़ा ग्रीन जेड स्टोन हमने पहले कभी भी नहीं देखा हुआ। जुंजी उस ग्रीन स्टोन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये वाकई में ग्रीन स्टोन है, और उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ है। इस जुंजान से कहती है, लगता है कि तुम्हें ये ग्रीन जेड स्टोन पसंद आया, अगर तुम्हें वाकई में पसंद आया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में 3 स्पिरिट स्टोन मुझे देना होंगे। जुंजी से कहता है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इनको भी मेरे खाते में से काट लेना। जुंजी वो स्पिरिट स्टोन भी उनके पास से ले लेता है और स्पिरिट स्टोन और कॉल्ड्रॉन दोनों वो उनके पास से लेने के बाद कहता है, कई बात हमारी पार्टनरशिप के बारे में, मैं चाहता हूँ कि 100 ट्रेजर पवेलियन इसी तरह मेरी मदद करता रहे और मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। जुंजान से कहती है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जुंजी कहता है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से चल पड़ता है। जुंजान अभी वहीं पर खड़ी होती है, किसी वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्च उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जुंजान काफी लंबे अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं। मैं जुंजान पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक बहुत ही जरूरी काम कर रही हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ काम है तो जाओ जाकर किंशान से बात करो, क्योंकि मेरा सारा काम वही देखता है। फैमिली के पैट्रियार्च उसे अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं, मेरा नाम शुई चोंगजियान है और मैं शुई फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। तो मिस जुंजान आप बिजी हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाता हूँ, फिर किसी दिन आपसे मिलने के लिए आऊंगा। मिस जुंजान वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है, शुई चोंगजियान, तो तुम्हारा नाम शुई चोंगजियान है, यानी कि तुम शुई फैमिली के पैट्रियार्च हो। शुई कियान तुम्हारी बेटी है। शुई फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं, मिस जुंजान आपको मेरी बेटी के बारे में पता है? ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि आपको मेरी बेटी का नाम पता है। इसी के साथ ही मिस जुंजान वहाँ पर कहती है, तो मैं तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर नए ऑर्डर जारी कर रही हूँ। सभी लोगों को पहले से पता है कि शुई फैमिली का और हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन का पहले से एक रिलेशनशिप है, हम सभी लोग आपस में पार्टनरशिप में थे। मैं आज यहाँ पर शुई फैमिली के साथ सभी के सभी रिलेशंस को तोड़ रही हूँ। आज के बाद मेरा शुई फैमिली के साथ कोई भी पार्टनरशिप का इरादा नहीं है। वो जितने लोग होते हैं वो सभी लोग बात सुनने के बाद बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, जी क्या हुआ, 100 ट्रेजर पवेलियन ने शुई फैमिली को छोड़ दिया? शुई फैमिली हमारी फैंसी सिटी की एक बड़ी फैमिली है, तो 100 ट्रेजर पवेलियन वाले शुई फैमिली को यहाँ पर छोड़ क्यों रहे हैं? मिस जुंजान उनसे कहती है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर वजह जानना चाहते हो कि मैंने तुम सभी लोगों के साथ पार्टनरशिप को खत्म किया है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरा तुम्हारे साथ काम करने को दिल नहीं है। फैमिली वालों के 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से अब उनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। बॉस किंशान भी वहीं पर होते हैं, हम लोगों से कहते हैं, तो अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप खत्म होगी, लेकिन अब तुम लोग जा सकते हो। जुंजी वापस आने के बारे में सोच
रहा होता है। मिस जूशान तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार औरत है। उसने इस बारे में इतनी आसानी से पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों के पीछे नहीं हूँ, बल्कि मुझे वहाँ पर से कुछ और भी चाहिए। जुंजी यहाँ पर हमें बताता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालना इसका असली मकसद नहीं है। जुंजी कहता है मेरा मकसद वहाँ पर एक हिडन ड्रैगन पीक को ढूंढना है। वहाँ पर एक केव है जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल ट्रेजर रखा हुआ है, मुझे वो चाहिए। जुंजी कहता है फेंगजी माउंटेन के ऊपर वो केव है, लेकिन मुझे उसकी असली लोकेशन के बारे में नहीं पता। अपनी पिछली लाइफ में मैं एक्सीडेंटली उस जगह पर पहुंच गया था और मुझे नहीं पता कि वहाँ तक कैसे पहुंचना है, लेकिन वो केव वहीं पर है, उसी माउंटेन के ऊपर ही है। उस टाइम जब मैं उस केव के अंदर गया था तो वहाँ पर से मुझे एक बुक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी। उसी बुक को यूज करते मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया था। इसके अलावा वहाँ पर एक स्वर्ड भी थी, मुझे वो स्वर्ड चाहिए ताकि मैं अपनी मास्टर स्पिरिट स्वर्ड को डेवलप कर सकूं। जुंजी कहता है लेकिन फिलहाल के लिए अगर मुझे वहाँ पर वो केव मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उस केव के ऊपर जो सील है उसको ओपन कर पाऊंगा। यहाँ पर पहले तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। वो एक हथौड़ा उठाता है और अपने उस ग्रेन जेड को वहाँ पर रखते हुए उसके ऊपर हथौड़ा मारना स्टार्ट करता है। कहता है मुझे लगता है कि मिस जूशान मुझे इन्वेस्टिगेट करवा रही है और अगर वो मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने दूंगा, लेकिन उसे कभी मेरा असली मकसद पता नहीं चल सकता। और साथ ही वो उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार रहा होता है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है आधी रात को यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर हथौड़े मार रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा है। हमारा जुंजी जब उसके ऊपर हथौड़े मारता है तो वो ग्रीन जेड टूट जाता है। उस ग्रीन जेड के अंदर से पर्पल कलर का क्रिस्टल निकलता है। जुंजी कहता है तो वाकई में एक पॉइजन सोल फ्रेग्रेंस पर्ल है। जुंजी यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि जाओ जिंगटियां जिसने पास्ट लाइफ में इसको मारा था, जो कि इसका दोस्त था, वो कहता है उसके पास 5 पॉइजन थे, तो ये पर्ल भी उसके पास ही था। अगर उसे इस बारे में पता चल गया कि मेरे पास ये वाला पॉइजन पर्ल है तो वो मुझसे छीन लेगा। हमारा जुंजी जब यहाँ पर दोबारा से जाओ जिंगटियां को याद करता है, वो कहता है तो मेरे दोस्त हुआ करते थे, फिर मैं तुमने मुझे मारा क्यों, मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे मारा क्यों और ऊपर से इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। फिर साथ ही हमारा जुंजी कहता है जबकि मुझे जहाँ पर मेरी दूसरी जिंदगी मिली है तो देखना मैं इस बार तुम्हें दोबारा से ढूंढूंगा और उसके बाद तरह से तुम्हें मारूंगा जिस तरह तुमने मुझे मारा था। तो यहाँ पर हम कहता हमारा जुंजी अपने लिए कॉर्डन को खरीद कर लाता है। उसके बाद अपने रिइंकार्नेशन स्टोन की स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। यहीं पर उसे ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से एक पॉइजनस बीड भी मिलता है और यहाँ पर वो अपने पुराने उस दोस्त के बारे में बताता है जिसने उसकी जान ली थी उसकी पिछली लाइफ में। इस एपिसोड की शुरुआत में अपने सामने स्क्वाड्रॉन को रखता है और स्क्वाड्रॉन के अंदर अपनी जान फायर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर पिल्स बनाना स्टार्ट करता है। यहीं पर हमें जंगल का सीन भी दिखाया जाता है। चू फैमिली के वो तीनों ग्रेट एल्डर, उनके साथ चू फैमिली के वो सभी मेंबर्स जो कि उनके साथ वहाँ पर घर को छोड़कर निकल गए थे, यानी कि उन्होंने चू फैमिली को छोड़ दिया है या फिर उन्हें ऐसा कहें कि जुंजी ने उन सभी को निकाल दिया है। सभी लोग जंगल में बैठे होते हैं और वहीं पर जाकर आपस में मंसूबा बना रहे होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा होशियार निकला। जुंजी ने 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ पता नहीं कैसे पार्टनरशिप कर लिया और उन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से हम लोग उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल पा रहे। सेकंड एल्डर कहते हैं मुझे तो लगा था कि वो लड़का 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर फैंसी माउंटेन के ऊपर से वो सारी की सारी जड़ी बूटियां निकालने के बाद अपनी जेब भरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहाँ से जो भी पैसा मिलेगा उस सभी सारे पैसे को चू फैमिली के स्टोरेज में रखवा देगा, यानी कि उसने चू फैमिली के ट्रेजरी रूम में उन सारे पैसे को रखवा दिया है। अब तो हम उस लड़के के ऊपर ये वाला इल्जाम भी नहीं लगा सकते। थर्ड एल्डर कहते हैं और ऊपर से बहुत गुस्से वाली बात यह है कि उस लड़के ने हमें फैमिली से एक्सपेल कर दिया है। हम लोग अपनी फैमिली में वापस नहीं जा सकते, ना ही अपने लोगों से मिल सकते हैं। तो कहना ठीक रहेगा कि हम लोगों के पास अब अपना घर भी नहीं है, हम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी हेल्प नहीं है। बाकी के सारे चू फैमिली के मेंबर्स भी कहना शुरू कर देते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा रूड है, उसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने अपनी ग्रेट एल्डर्स को निकाल दिया है। थर्ड एल्डर यहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें पहले उस लड़के के ऊपर अटैक करना चाहिए, वही यहाँ पर जीतेगा जो पहले अटैक करेगा, उसके ऊपर अटैक करके उस लड़के को मार डालते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास एक चांस है, अभी उस लड़के को मार सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो लड़का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि अगर 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ उसका रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा हो गया तो उसके बाद वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ेगा। उन लोगों से कहते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का उसके साथ कोई ऐसा गहरा रिलेशनशिप है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर जुंजी को मार डालते हैं तो जुंजी को मारने के बाद हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर उस माउंटेन के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सभी को एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करेंगे, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को भी सबसे निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को और भी ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग बाकी को छोड़कर हमारे साथ लग जाएंगे। सेकंड एल्डर कहते हैं लेकिन हम लोगों ने काफी दिनों से उस लड़के को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर है, लगता है कि वो अकेले रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। इस बार अगर उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया तो वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लेगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए लेकिन वो हमारी असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच नहीं पाएगा, इस बार हम लोग उसको जरूर मार डालेंगे। हमारे जुंजी का सीन भी दिखाते हैं। हमारे जुंजी ने जो पर्ल निकाला था, यानी कि उसको जो क्रिस्टल मिला था उस ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से, उसने उसको रिफाइन किया और उसको रिफाइन करने के बाद उसने एक पॉइजन बना लिया है। जुंजी ने उस पॉइजन को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद वहाँ पर 3 नीडल्स निकालता है और इन तीनों नीडल्स को उस पॉइजन में डिप कर देता है और उनको वहाँ पर पॉइजन में डिप करने के बाद कहता है तीनों नीडल्स के ऊपर ऐसा पॉइजन है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसको भी ये नीडल लगेगी वो मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 3 नीडल्स से मैं 3 बार अपनी जान बचा सकता हूँ, 3 एक्सपर्ट्स को इससे मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसको किसी को भी बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरा सीक्रेट मूव है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी मेरी नीडल से हिट नहीं होगा। हमारा जुंजी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद रूम से बाहर निकलता है तो सामने उसकी वाइफ ल्यूजियांग बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है ल्यूजियांग तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो। वो उसके देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम बाहर आई गए, हमारे बारे में सोचकर यहाँ पर उदास हो रही थी कि तुम कब बाहर निकलोगे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। ल्यूजियांग उसे कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, जब भी मैं यहाँ पर बहुत सारी की पावर को इकट्ठा करती हूँ और अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करने लगती हूँ उसी वक्त तो सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोल्ड ऑरा आ जाता है। ये सारे का सारा कोल्ड ऑरा कहाँ से आता है, ये मेरी मास्टर सोल को मटेरियलाइज होने नहीं दे रहा। जुंजी से कहती है जुंजी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। जुंजी उसका हाथ पकड़ता है और चेक करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोई भी कोल्ड ऑरा महसूस नहीं हो रहा। फिर साथ ही जुंजी से कहता हो सकता है कि ये कोल्ड हो रहा तुम्हारी मास्टर स्पिरिट से आ रहा हो क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट होगी वो कोल्ड टाइप की होगी, यानी वो आइस को यूज कर सकती होगी। फिर साथ ही उसे कहता है जबकि तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के अंदर से निकलने वाली की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मतलब ये है कि जब तुम्हारी मास्टर स्पिरिट मटेरियलाइज हो जाएगी तो वो एक बहुत ही हाई ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होगी। ल्यूजियांग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम इसको दोबारा से मटेरियलाइज करना सीख जाओगी। मुझे दोनों जहाँ पर अभी बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त जाहू बाहर से भागता हुआ था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो दूर से चिल्लाकर उसे कहता है यंग मास्टर मेरी बात सुनो, अगर तुम उठ गए, अगर तुम वहाँ पर अपने रूम से बाहर नहीं निकलती तो मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता, क्योंकि
यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया है। साथ ही उसे बताता है कुछ दिन पहले हम लोग माइन में खुदाई कर रहे थे और वहीं पर खुदाई करते हुए एक्सीडेंटली साइड के ऊपर से एक और खान का रास्ता ओपन हो गया और हमने उसके अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। वहाँ पर रेड कलर के ब्लड टाइप के क्रिस्टल्स हैं। वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे फायर स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये सब कुछ हमारी माइंड के कोलैप्स होने की वजह से हुआ था और दूसरा दरवाजा अपने आप वहाँ पर ओपन हो गया। उसे कहता है तो कहीं हमारे वर्कर्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मुझे ये बताया कोई वर्कर मरा तो नहीं है। उसे कहता है नहीं कोई भी मरा नहीं है, बस कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने उन सभी को कंपनसेट कर दिया है। मुझे कहता है तो फिर यहाँ पर तो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, तुम लोगों को जल्दी से दूसरी माइन के अंदर से फायर स्पिरिट स्टोन्स को निकाल लेना चाहिए, वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो साहू से कहता है हम लोग वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सा खतरा है। साहू से कहता है वहाँ पर हर तरफ बहुत सारी मिस्ट है और वो मिस्ट बहुत सा पावरफुल है। हम लोग वहाँ पर उस मिस्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी विजर्व होना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसे कहता है क्या उस मिस्ट के अंदर से बहुत ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही है। साहू से कहता है हाँ जंग मास्टर वहाँ से काफी सारी स्वीट स्मेल आ रही थी, यानी कि वहाँ से बहुत सारी मीठी मीठी स्मेल आ रही है। तो लेकिन जंग मास्टर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। से कहता है मुझे पता चल गया कि वहाँ पर क्या है, चलो ठीक है वहाँ पर चलते हैं। और हमारा जुंजी उसके साथ उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। ये लोग फैंसी माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से लोग बाहर खड़े होते हैं, वो लोग अंदर नहीं जा रहे होते हैं। जुंजी उन सभी लड़कों से कहता है तुम सभी लोग यहीं पर टनल के बाहर रहकर इस एरिया को गार्ड करो, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है सर हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और हमारा जुंजी जाहू को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर दीवार में काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये सारे के सारे फायर स्पिरिट क्रिस्टल्स होते हैं। जुंजी जैसे आगे बढ़ता है वो कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर फ्लेम हार्ट फ्रूट होगा, तुझे वाकई में फ्लेम हार्ट फ्रूट ही है। बस यहाँ पर जो सारी मिस्ट है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तू अपने पास एक पिल निकालता है और अपनी छोटे जाहू को देखते हुए कहता है इसको खा लो, हार्ट क्लींजिंग पिल है, इसको खाने की वजह से तुम्हारे ऊपर इस मिस्ट का असर नहीं होगा। उसके पास पिल लेकर खा लेता है, जबकि जुंजी भी अपने पास इस पिल को खा लेता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्ट में आगे की तरफ चलते जाते हैं यहाँ तक कि वो पेड़ तक पहुंच जाते हैं। साहू कहता है क्या यहाँ पर स्पेस इतनी ज्यादा खुली कैसे हो गई है, ऊपर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी लगा और उसके ऊपर काफी सारे फल भी लगे हुए हैं। माइन के अंदर एक पेड़ कैसे हो सकता है। जुंजी उसे इस पेड़ के बारे में बताता है, वो उसे कहता है इसको फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, इसके ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है इसको फ्लेम हार्ट फ्रूट कहा जाता है। वो जैसे उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर उसका असर होना शुरू होता है उस मिस्ट का, की वजह से वहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा होता। तुम्हारा जुंजी से खींचकर पीछे की तरफ ले आता है और उसे कहता है उसके ज्यादा करीब मत जाओ। उसे कहता है लेकिन जंग मास्टर वहाँ पर हुआ क्या, मैं उसके करीब जाता मुझे ऐसा झटका क्यों लगा। जुंजी से कहता है इसे फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, जब तुम इसके ज्यादा करीब पहुंचते हो तो वहाँ पर मिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से तुम इसके करीब खड़े नहीं रह पाए और तुम्हें झटका लगा है। साथ ही जुंजी से कहता है अगर तुम इस मिस्ट के ज्यादा करीब जाते हो तो ये तुम्हारी मास्टर स्पिरिट को यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट हो रहा है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बेसर होने की वजह से फट भी सकता है और तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। साहू उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। जुंजी से कहता है नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले क्योंकि जब यहाँ पर जो फ्लेम हार्ट ट्री के ऊपर जो फल है ये पक जाएगा तो इसके पकने के बाद सारी की सारी मिस्ट खुद ही डिसअपीयर हो जाएगी, हमें इससे निपटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही वो साहू को कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पेड़ के ऊपर जो फल लगा हुआ है वो कौन से ग्रेड का है, इसके ऊपर जो फल लगा है वो 3rd ग्रेड का एक फल है। कोई पार्टी टेम्परिंग का कल्टीवेटर इस फ्रूट को खाता है तो इसको खाने के बाद वो डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगा, वजह से ये फ्लेम हार्ट फ्रूट बहुत स्पेशल है। उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो बहुत औसम है। फिर साथ ही वो वहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ पर एक फ्रूट को खाने के बाद हम लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर 10-12 फ्रूट्स को खा ले तो हम लोग डायरेक्टली स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में जा सकते हैं, यानी कि इतना ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि तुम इस फ्रूट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खा सकते हो तभी ये असर करेगा, दूसरी बार खाने पर इसका असर नहीं होता। तो साहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है फिर तो ये फ्रूट बिल्कुल बेकार है। साथ ही जुंजी से कहता है तुम तो अभी से बेकार कह रहे हो, एक और बात सुनो, ये फ्रूट अभी बिल्कुल कच्चा है क्योंकि इसे पकने में बहुत सारा टाइम लगेगा और तुम्हें पता है कि इसको पकने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से कम से कम 10 साल लगेंगे तब की जाकर पकेगा। सुनने के बाद साहू वहाँ पर कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी इस फ्रूट को यूज नहीं कर सकते, 10 साल के बाद तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस फ्रूट को हमसे छीन कर ले जाएंगे, यानी कि हम लोग मेहनत करते रहे इसको देखते रहे और 10 साल के बाद कोई और इसका फल ले जाएगा। जुंजी अपने साथ कुछ स्पेशल चीजें लेकर आया होता है, वो वहाँ पर कुछ घास के तिनके लेकर आया था जो कि एक स्पेशल घास होती है जिसको वुड ऑर्चिड ग्रास कहते हैं। पास इस ग्रास के तिनके निकालता है तो साहू से कहता है मास्टर तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सारी की सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को यहाँ पर क्यों दबा रहे हो। तुम्हारा जुंजी उस पेड़ के इर्द गिर्द वहाँ पर वुड ऑर्चिड ग्रास को लगाना स्टार्ट करता है, वो एक सर्कल में वहाँ पर उसके आसपास पेड़ के आसपास बहुत सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को लगा देता है। साथ वो जाहू को बता रहा होता है कि ये जो फ्लेम हार्ट फ्रूट है इसके ट्री का जो सोर्स है वो जैंग टाइप की होती है, यानी कि इसकी एनर्जी जैंग टाइप की है, जबकि जो वुड ऑर्चिड है इसकी जो एनर्जी होती है वो जिन टाइप की होती है। जिन और जैंग आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस बात यह है कि इस ऑर्चिड ग्रास के उसके इर्द गिर्द लगाने की वजह से पकने के टाइम को कम कर देगा, जहाँ पर उसे पकने में पूरे 10 साल लग रहे थे अब उसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। जुंजी साहू को बताता है कि सिर्फ 1 ही महीने के बाद देखना ये फ्रूट पक जाएगा और इस फ्रूट के पकने के बाद ये सारी मिस्ट यहाँ से खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग यहाँ से सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी निकाल सकते हो और साथ ही हम लोग इस फ्रूट को भी यहाँ से ले लेंगे। अब उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच लगती है, मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मिस्ट कम होती जा रही है। फिर साथ ही वो कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो। साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जुंजी उसे कहता है बस भी करो, धीमे सपने देखना बंद करो, अभी तो इसका फल को हासिल करना बहुत ज्यादा दूर है। इसी वक्त उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, वो लोग बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से बहुत सी गंदी स्मेल आ रही होती है जैसे किसी ने वहाँ पर पॉइजन को फैलाया हो। बाहर निकलते हैं तो उनके जितने गार्ड होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं प्लीज जंग मास्टर यहाँ पर आओ हमारी हेल्प करो। वहीं पर उन्हें साइड के ऊपर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी दोनों की तरफ देखकर कहता है तो यहाँ पर 2 और लोग हैं। तो साहू उसके चेहरे के ऊपर बने हुए निशानों को देखकर पहचान जाता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये ओल्ड पॉइजन जैन तो नहीं है। तो मास्टर जैन भी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, हाँ मैं ओल्ड मास्टर जैन ही हूँ। फिर साथ ही वो दोनों के पास से आगे गुजर जाता है, कहता है जबकि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ बच्चे हो तो फिर ठीक है मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ देता हूँ, मुझे तो सिर्फ ये केव चाहिए इसलिए मैं केव लेने के लिए आगे जा रहा हूँ। हमारा जुंजी उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। मैं सुनने के बाद वो भी वहीं पर रुक जाता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, कहता है लगता है कि तुम दोनों के अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम लोग मुझे यहाँ पर रुकने का कह रहे हो। तो जुंजी से कहता है ये वही केव जो है ये मेरी चू फैमिली की है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर कह रहे हो कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो मास्टर जैन से कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जगह किसकी है, मुझे यहाँ पर फ्लेम हार्ट फ्रूट चाहिए और वो फ्लेम हार्ट फ्रूट इसी केव के अंदर है और मुझे वो चाहिए। अगर कोई मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा फिर चाहे
चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, मैं उसे भी मार डालूंगा। तो साहू बेचारा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता अब क्या होगा। पॉइजन जैन को तो पहले से पता है कि यहाँ पर इस केव के अंदर फ्लेम हार्ट फ्रूट है, इतना सा मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये सारे का सारा फ्रूट तो ओल्ड मास्टर जैन ले जाएगा। हमारा जुंजी ओल्ड मास्टर जैन से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो, तुम्हारे रास्ते में आएगा, और वो बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए मास्टर जैन के ऊपर अटैक करता है। मास्टर जैन पीछे की तरफ बढ़ते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। मास्टर जैन पीछे की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़की, क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर अटैक करने की, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश यहाँ पर पूरी कर देता हूँ। अपनी बाहों को फैलाते हैं, वहाँ से काफी सारा पॉइजन निकालते हैं। वो सारी की सारी पॉइजन मिस्ट होती है जो कि इनके पास होती है, क्योंकि जो पॉइजन मैन है इसी वजह से इनके पास बहुत सारे पॉइजन होते हैं, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो और साहू को बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चलाना शुरू कर देता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ओल्ड मास्टर जैन स्पिरिट गैदरिंग के 9th लेवल पर, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने पॉइजन को वहाँ पर पिलाने के बाद ओल्ड मास्टर जैन कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का एक ही मूव के साथ नहीं मरेगा, लेकिन ये तो एक ही मूव के साथ मर गया, और मुझे लगा था कि तुम दोनों काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। तो उसी वक्त तुम्हारा जुंजी फिर से पीछे से निकलता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। वो फिर से उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। पीछे हटने के बाद हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें मैंने जहाँ पर पॉइजन दिया था, ऐसा पॉइजन जिससे इल्यूजन क्रिएट होती है, फिर तुम मेरे पॉइजन से बच कैसे गए। तुम्हारे जुंजी से कहता है तुम जहाँ पर इस कमजोर से इल्यूजन पॉइजन को यूज करते हुए मेरे साथ निमटना चाहते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इल्यूजन पॉइजन को करने के लिए उसे पहले ब्लड के अंदर एंटर होना पड़ता है। अगर मेरे ब्लड के अंदर एंटर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर काम कैसे कर सकता है। ओल्ड मास्टर जैन से कहता है लड़की तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इस बारे में पता था, इसी वजह से तुम मेरे स्मोक पॉइजन से बच गए, लेकिन अब देखो इस तरह तुम कैसे बच पाते हो। साथ ही वो कहते हैं जब एक बार तुमने मुझे यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो इसका मतलब तुम्हारी मौत होने वाली है, और फिर से वहाँ पर अपने पॉइजन को रिलीज करते हैं। वो यहाँ पर दूसरे पॉइजन को रिलीज करता है। तुम्हारा जुंजी उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और उसे कहता है मुझे पता है कि इसे रोटन स्पिरिट पाउडर कहा जाता है, और ये वाला पाउडर जो है वहाँ में तभी फैल पाता है जब तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हो। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज नहीं करता तो ये वाला पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। इसके साथ तो डील करना और भी ज्यादा आसान है, तुम यहाँ पर इस पॉइजन के साथ मुझे नहीं मार सकते। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। मास्टर जुंजी आगे की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है। जुंजी इसके करीब पहुंचने के बाद से कहता है मैंने काफी लंबा अर्सा पहले तुम्हारे बारे में सुना था कि मास्टर जैन की जो पॉइजन आर्ट्स है वो वाकई में पियरलेस है, लेकिन आज यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी पॉइजन आर्ट्स इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितनी भी कहानियां थी वो सारी की सारी तो बेकार निकली। तुम यहाँ पर अपने रियल पॉइजन का यूज क्यों नहीं करते हो। वो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन जिसका नाम ब्लड ग्रीन पॉइजन होता है वो उसके यूज करने का उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर ब्लड ग्रीन पॉइजन को यूज करो, फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास एक मौका हो तो मुझे मार सको। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, इसे कैसे पता है कि मेरे पास ब्लड ग्रीन पॉइजन है। साथ ही मास्टर जैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हैं और कहते हैं आज की इस वाकये में हमेशा याद रखूंगा, देखना जब अगली बार तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। वो बेचारा जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो मास्टर जुंजी से कहता है मास्टर जुंजी जी बताएं कि आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली, आप इतने ज्यादा नॉलेजेबल कहाँ से हो गया, आपको तो पॉइजन के बारे में पता है। जुंजी से कहता है क्या तुमने इस बात को नोटिस किया, मास्टर जैन जब हमारे साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे उन्होंने शुरुआत से यहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं किया, मैं यहाँ पर उसको हरा पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे पता था कि वो स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन को यूज कर रहा था। उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं किया, उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी ऑर्डर आ रही थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन है। लगता है कि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लड ग्रीन पॉइजन उसी की अपनी बॉडी के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी है। ब्लड ग्रीन पॉइजन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है जिसे वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा, और उसे लगता है कि फ्लेम हार्ट फ्रूट खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल जाएगा। इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो अपनी जान बचा सके। साहू से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि यहाँ पर हुआ क्या था। साथ ही साहू से कहता है लेकिन मुझे तो लगता है कि मास्टर जैन का हमारे साथ एक झगड़ा क्रिएट हो गया है, अगर हमने उसको यहाँ से हराकर भेज दिया और उसे ब्लड फ्रूट फ्लेम नहीं लेने दिए, लगता है कि अगली बार वो फिर से हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। तब ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा, यानी अपनी बॉडी से ग्रीन पॉइजन को निकाल देगा, तो उसके बाद ये हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। तब जुंजी से कहता है नहीं लगता कि उस दिन तक का इंतजार कर सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, इसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। ब्लड ग्रीन पॉइजन बहुत सा टॉक्सिक पॉइजन होता है, इसने इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से रिफाइन नहीं किया तो फिर ये यहाँ पर बच नहीं पाएगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से पिघल जाएंगे और ये मर जाएगा, लेकिन अगर इसको यहाँ पर इलाज मिल जाए तो फिर ये बच सकता है। अब उसे कहता है मास्टर आपकी इस बात का क्या मतलब है, क्या आपको इसके पॉइजन के इलाज के बारे में पता है, क्या आपको पता है कि इसका इलाज क्या है। जुंजी से कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, हो सकता है कि मेरे पास इसका इलाज हो, चलो ठीक है पहले अपने गार्ड्स के ऊपर से पॉइजन को डिस्पेल कर दिया। वो आगे बढ़ता है और उन सभी की बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करते हुए उन सभी की बॉडी के ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट होता है उसको नॉलिफाई कर देता है। सभी लोग फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। जुंजी उन सभी लड़कों से कहता है आज जो भी हुआ इस सभी को सीक्रेट रखना, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमारा जुंजी अपने साहू को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, जबकि मास्टर जैन वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। मास्टर जैन को पता चल जाता है कि इस लड़के के पास इलाज है। जैन कहते हैं इसने लास्ट के ऊपर उस लड़के को ये नहीं बताया कि उसके पास इलाज है या नहीं, इसका मतलब यही है कि इस लड़के के पास इलाज होगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर कौन सा गॉडली सेड है जिसे पॉइजन के बारे में इतना कुछ पता है। इसने मुझे दूर से देखकर ही पहचान लिया कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन है। पिछले कई सालों के साथ पॉइजन आर्ट में कल्टीवेट कर रहा हूँ, मुझे काफी सारे पॉइजन के बारे में पता है, लेकिन इस लड़की को ब्लड ग्रीन पॉइजन के बारे में कैसे पता चला। ये तो बहुत ज्यादा यंग है, इतनी कम उम्र में से ब्लड पॉइजन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। घर वापस आने के बाद हमारा जुंजी साहू और जिलियस यांग से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों टेम्परेरी किसी दूसरी जगह के ऊपर चले जाओ, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पर कुछ बहुत ही स्ट्रीम गेस्ट आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझे पहले उन लोगों से निपटना होगा, उसके बाद तुम लोग वापस आ जाना। अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, तुम लोग जल्दी से वापस घर आ जाना। कहते हैं ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। साथ ही वो साहू से कहता है ल्यूसियांग का ध्यान रखना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ चले जाने के बाद एक सीन में फिर से बाहर के जंगल का दिखाया जाता है। बाहर के जंगल में जहाँ पर वो तीनों एल्डर्स होते हैं, इन एल्डर्स को ये खबर पता चल जाती है। वो कहते हैं जुंजी को एक केव मिली और उस केव के अंदर फ्लेम हार्ट फ्रूट्स मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट फ्लेम और क्रिस्टल्स भी हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं अगर वहाँ पर उस केव के अंदर जितने भी स्पिरिट स्टोन्स हैं उन सभी को बेचने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, मैं उसका मैनेजर बन जाता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट्स दिलवा सकता हूँ।
एल्डर उसे कहते हैं तो लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस काम को और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को मार देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो लड़का अपनी उस केव के अंदर से खुदाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान होगा और वहीं पर सारा ध्यान उसी तरफ दे रहा होगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और फिर साथ ही वो सेकंड एल्डर से कहते हैं एक बार अगर हमने उस लड़के को मार दिया तो उस लड़के को मारने के बाद केव को हम ही लोग मैनेज करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। फर्स्ट एल्डर उन लोगों से कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर केयरलेसली उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम लोग भी जानते हो कि वो लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर इस समय अटैक करने से मना कर रहे हो। फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? शुनजी जब उस केव से वापस आया तो वापस आते उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने जागू और अपनी वाइफ उन दोनों को किसी दूसरी जगह के ऊपर भिजवा दिया है। उसे पता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएगा, इसी वजह से वो हमारा इंतजार कर रहा है। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ अजीब तो चल रहा है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा है। यहाँ पर सबके चलते 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद फर्स्ट एल्डर से रहा नहीं जाता और वो चिल्लाकर कहते हैं आखिर हम लोग यहाँ पर कितने दिन तक इंतजार करेंगे, हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। फर्स्ट एल्डर से कहते हैं फर्स्ट एल्डर हमें लगता है कि आपके बेटे चूहा के मरने के बाद से आप काफी ज्यादा डरपोक हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर संभल का कदम रख रहे हैं। हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है, अभी उसकी कल्टीवेशन भी लो है, तो आसानी से हम लोग उसको रास्ते से हटा सकते हैं और उसके बाद आप फैमिली पैट्रियार्च बन जाना। सेकंड एल्डर भी कहते हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमें यहाँ पर फर्स्ट मूव चलना चाहिए, हमें जाकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। हम लोग यहीं पर बैठकर सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि वो लड़का वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, तो हम लोग कभी भी आगे बढ़कर उस लड़की को मार नहीं पाएंगे। जब लगता है कि वो लड़का हमें जानबूझकर इस तरह की बेवकूफ बना रहा है ताकि हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहे कि वो कुछ प्लान कर रहा है। ये सभी फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं हमें अपने यंग मास्टर का बदला लेना है, चलो यंग मास्टर का बदला लेते हैं। एल्डर सभी की बातें सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है फिर चलो चलते हैं और जाकर आज रात उस लड़की को मार डालते हैं। कहीं पर उनके साथ एक और बंदा होता है जो कि स्पिरिट गैदरिंग नाम का एक एक्सपर्ट होता है, वो उनसे कहता है जरा देखो तो सही, छोटा सा लड़का जो कि अपनी बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है, उसने यहाँ पर इतने सारे बूढ़े आदमी को छुपने में मजबूर कर दिया है। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, वो कितना इंप्रेसिव क्यों ना हो, चाहे वो किसी तरह के इंप्रेसिव मेथड्स हो यूज कर रहा हो, वो मेरे जैसे स्पिरिट गैदरिंग 3rd लेवल के लेवल के बराबर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब स्पिरिट गैदरिंग नाम के 3रे लेवल पर होता है। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मैं तुम सभी लोगों की बात को एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आज रात ही हम लोग अपनी असैसिन टीम को वहाँ पर भेजेंगे, आज रात उस लड़के को मार डालना, क्योंकि अपनी घर की छत के ऊपर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। शुनजी यहाँ पर इस बंदे का नाम लेता है जिसका नाम 5 पॉइजन होता है। वो कहता है 5 पॉइजन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी वो लिखी हुई बुक आज मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर उस दिन तुमने अपनी वो बुक मुझे नहीं दी होती तो उस बुक को पढ़ने के बाद आज मुझे इन सारे पॉइजन के बारे में नहीं पता होता। वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। 5 पॉइजन एम्परर भी 10 एम्परर्स में से एक एम्परर था, मेरी तरह मैं भी एक एम्परर में से एक एम्परर था, जिसके पास एक बहुत ही रेयर मास्टर स्पिरिट थी जो कि 10,000 पॉइजन ब्लड चैमेलियन मास्टर स्पिरिट थी। तो यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, यानी कि हमारे शुनजी का 5 पॉइजन एम्परर के साथ सामना होता है। तो वो अपने पास एक बुक निकालता है और इसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुक को पढ़ो, इसको अप्रेज करो, क्योंकि इस दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो इसके पढ़ने के लायक हो, किसी के पास भी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, वजह से ये बुक मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। शुनजी कहता है कि मैंने 5 पॉइजन एम्परर की बुक को पढ़ा था, उस बुक को पढ़ने के बाद 5 पॉइजन के बारे में जितनी भी नॉलेज मेरे पास है वो सारी की सारी नॉलेज मुझे उसी बुक से मिली है। और हमारा शुनजी फिर से वहीं पर आराम से लेट जाता है, साथ साथ ड्रिंक भी कर रहा होता है। शुनजी कहता है तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ कब मेरे मेहमान यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर के बाद से वहाँ पर से हवा के चलने की आवाज आती है और साथ ही शुनजी कहता है तुम यहाँ पर बाहर आकर मेरे सामने आकर बात करो, क्योंकि तुम कब से यहाँ पर छुपे हुए हो, क्या तुम छुप कर थक नहीं गए? हमारे शुनजी को बताता है कि मास्टर जैन उसके पीछे यहाँ पर आए हैं। शुनजी कहता है मास्टर जैन तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ, तो मुझे बताओ कि तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तो मास्टर जैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये कमीना इसे सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। मास्टर जैन शुनजी से कहते हैं अगर तुम मुझे ग्रिम ब्लड पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका बता दो कि मैं अपनी बॉडी के अंदर से कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें इसके बदले में फ्लेम हार्ट फ्रूट दूंगा। तुम्हारा शुनजी आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, फ्लेम हार्ट फ्रूट वो तो पहले से ही मेरा है, तो मेरी चीज मुझे ही वापस देना चाहते हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस है जिसकी वजह से तुम मेरी चीज मुझे ही वापस दे रहे हो। फिलहाल सोच कर देखो, फिलहाल के लिए तुमने फ्लेम हार्ट फ्रूट को अपना कह लिया, हाँ ठीक है चलो तुमने इसको अपना कह लिया, लेकिन थोड़े दिनों में ग्रिम ब्लड पॉइजन की वजह से तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वक्त है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फ्लेम हार्ट फ्रूट मेरे पास वापस आ जाएगा, तो फिर वो मेरा ही हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बदले में पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका क्यों दूंगा? मास्टर जैन से कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर भीख मांगू कि मेरा इलाज कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो अपने पास से पॉइजन स्मोक को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि ये पॉइजन स्मोक क्या कर सकता है, अगर मैंने इस पॉइजन स्मोक को यहाँ पर रिलीज कर दिया तो तुम्हारी चू फैमिली में कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारी सारी की सारी चू फैमिली मारी जाएगी। तुम्हारा शुनजी से कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से फिर इसको यहीं पर शुरू करो, चलो इसको रिलीज करना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है अगर तुम इसको रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के अंदर जो ग्रिम ब्लड पॉइजन है वो और भी ज्यादा फैलेगा। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट को यूज करोगे उतना ज्यादा वो पॉइजन फैलता जाएगा। मुझे तो लगता है कि मेरी चू फैमिली के एक भी बंदे के तुम्हारे पॉइजन की वजह से मरने से पहले यहाँ पर तुम्हारी अपनी मौत हो जाएगी। जैन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हो जाते हैं। जैन शुनजी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिस्पेल कर देते हो तो फिर मैं पूरे 3 साल तक तुम्हारी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ। शुनजी अपनी कान में उंगली डालते हुए कहता है लगता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, तुमने कहा कि सिर्फ 3 साल, ये तो बहुत ही शॉर्ट अरसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तो मास्टर जैन से कहते हैं लड़के कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी हमारी चू फैमिली को सर्व करने वाला हूँ? मुझे लोग पॉइजनस जैन कहते हैं और मैं एक आजाद कल्टीवेटर हूँ, मैं कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहने वाला। तुम्हारा शुनजी से कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे नींद आ रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, हमारी डील नहीं हो सकती है, प्लीज अब जाओ जाकर अपनी बची कुछ लाइफ को एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। साथ ही हमारा शुनजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, उसे कहता है चलो ठीक है गुड बाय, मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं भेजने वाला, तुम्हें खुद ही जाना होगा। तो जैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं यानी अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा है, लेकिन इस तरह की कैरोगेंट लड़की को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उसी वक्त मास्टर जैन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ
असैसिन है जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। तो जैन वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे पहले मरने वाले हो। तुम यहाँ पर मुझे इसका तरीका बता देते हो कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन को निकालने का तरीका क्या है, तो फिर मैं यहाँ पर इन असैसिन्स को मार डालूंगा, तुम्हारी जान बचा लूंगा। जुंजी भी ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर दो असैसिन होते हैं और वो दोनों के दोनों स्पिरिट गैदरिंग नाम के एक्सपर्ट होते हैं। जुंजी कहता है लगता है कि मेरे ग्रेट एल्डर ने एक बहुत बड़ा खतरा समझा हुआ है, इसी वजह से उसने यहाँ पर दो स्पिरिट गैदरिंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। तो काबोना असैसिन उसे कहता है लड़के अपनी जिंदगी के आखिरी बचे हुए पलों को एंजॉय कर लो क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। जुंजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। इस दूसरा काबोना जो बंदा होता है वो सेकंड एल्डर होती है। सेकंड एल्डर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और साथ ही अपने साथी से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। अपनी टोपी उतारकर उसकी तरफ फेंक देता है जिसके अंदर काफी सारे ब्लेड्स लगी होती हैं और हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड करता है। इसके उसके साथ ही वो खुद भी नीचे उतर आता है, अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंजी वहीं से अपने पास एक पॉइजनस नीडल निकालता है, पॉइजनस नीडल को सामने की तरफ फेंकता है। पॉइजनस नीडल सीधी जाकर पहले कार वाले बंदे के माथे में जाकर दस जाती है, की वजह से वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सेकंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जुंजी अपने दोनों हाथ से उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तलवार को ब्लॉक करने के बाद वो सेकंड एल्डर के मुंह पर किक मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से नकाब भी हट जाता है। लेकिन साथ ही हमारा जुंजी अपने पास एक और पॉइजनस नीडल निकालता है और उसकी तरफ भी फेंक देता है। सेकंड मास्टर उसी वक्त अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं, वो नीडल उसके हाथ में दस जाती है। सेकंड मास्टर से कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि तुम एक छोटी सी नीडल के साथ यहाँ पर मुझे मार सकते हो, यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। साथ ही सेकंड एल्डर की आंखें वहाँ पर बहुत रेड हो जाती है और उसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाती है और उनकी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है। मास्टर जैन दूर छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने 2 मिनट गैदरिंग नाम के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर इनको ब्लड मेडल बना दिया। तुम्हारा जुंजी इन दोनों को मारने के बाद मास्टर जैन से कहता है थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने वाले हो, क्या तुम दोबारा कहोगे? मास्टर जैन आगे से कोई बात नहीं करते। जुंजी से कहता है लगता है कि मास्टर जैन आपको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है सीनियर आप यहाँ से जा सकते हैं। जुंजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो मास्टर जैन उसे कहते हैं रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। मास्टर जैन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी चू फैमिली का एक गेस्ट एल्डर बनकर गुजार दूंगा और तुम सभी लोगों की रक्षा करूंगा। और साथ ही मास्टर जैन सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट बनेगा, तो ऐसे बंदे को सर्व करना गलत नहीं होगा कि फैमिली का एक ग्रेट एल्डर बन जाता है, उससे मुझे भी फायदा होगा। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी फैमिली को सर्व करो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे गुलाम बन जाओ। बस सुनते ही मास्टर जैन गुस्से के साथ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पॉइजनस शैन में एक बहुत ही डिग्निफाइड स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के 9th लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक लड़के का गुलाम बन जाऊंगा? हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, तुमने जहाँ पर मेरे मेथड्स को देखा और तुम्हें लगा कि मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हासिल करने वाला हूँ, इसी वजह से तुमने यहाँ पर फैमिली का गेस्ट एल्डर बनने को चूज किया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी तरह अपना गेस्ट एल्डर बनने दूंगा? हमारा जुंजी यहीं पर मास्टर जैन को एक और बात बताता है, वो उसे कहता है अगर पास की बात की जाए तो यहाँ पर अगर एक जिन ग्राम का कल्टीवेटर भी होता और मेरे सामने अपने घुटने टेक कर मुझे कहता कि मैं उसको अपना गुलाम बना लूं, मैं उसको कंसीडर नहीं करता, जबकि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है मेरे साथ जुड़ने का। मास्टर जैन उसकी बात सुनने की बात सोच रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का है कौन, मुझे यहाँ पर कौन से पास की बातें करता है, इसके बारे में कोई भी हिसाब नहीं लग रहा। तुम्हारा जुंजी से कहता है ठीक है मास्टर तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है यहाँ पर फैसला करने की, तो मेरे गुलाम बनो या फिर यहाँ से चले जाओ। मास्टर जैन उसकी बात सुनने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसे कहते हैं मैं पॉइजनस जैन ठीक है तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। जुंजी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मास्टर जैन फ्यूचर में तुम्हें देखना है, इस बात के ऊपर बहुत सा फख्र होगा कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अकलमंदी वाला फैसला किया था और ये फैसला तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। साथ ही हमारा जुंजी अपने पास एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक निकालता है और उसे कहता है इस बुक के साथ एक पेपर के ऊपर ब्लड ग्रीन पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका है और उसके साथ इस बुक के अंदर पॉइजन आर्ट लिखी हुई है जो कि एक हाई ग्रेड की पॉइजन आर्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी की सारी पॉइजन आर्ट को छोड़कर इस वाली पॉइजन आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट करो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस तरह की लो लेवल की कल्टीवेशन आर्ट्स को सीखने की जरूरत नहीं है। मास्टर जैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो एक कागज के ऊपर डिस्पेलिंग मेथड लिखा होता है जबकि दूसरी बुक का नाम होता है पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक जो कि एक हाई ग्रेड की टेक्निक होती है। मास्टर जैन कहते हैं इस लड़की ने अपने पास एक अपर स्पिरिट ग्राम की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मुझे दे दी, मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो फिर मेरे पॉइजनस की आर्ट पहले से बहुत बढ़ जाएगी, मैं पहले से बहुत पावरफुल हो सकता हूँ, सकता है कि मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ राम में चला जाऊँ। इसी के साथ ही मास्टर जैन हमारे जुंजी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में जंगल में छुपे हुए भगोड़ों का दिखाया जाता है, तो जंगल में छुपे हुए भगोड़ों में कुछ साथी वहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि मास्टर सेकंड एल्डर उनके साथ जो दूसरा असैसिन गया था वो लोग कब वापस आएंगे। वो लोग कहते हैं 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए, क्या हमें वापस जाकर फर्स्ट एल्डर को बता देना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हादसा हो गया हो। ये लोग वापस आते हैं और आकर फर्स्ट एल्डर को सारी बात बता देते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर बाकी के सभी लोग वहाँ पर खामोश खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कब सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन वापस आने वाले हैं। तो सभी लोग आपस में बातें करना स्टार्ट करते हैं, उनमें से एक कहता है हमारे स्पाइस ने बताया है कि इस वक्त चू टाउन में कोई भी ऐसी हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। फिर एक और कहता है ऐसा तो नहीं है कि सेकंड एल्डर दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर कहीं पर भाग गए हैं। तीसरा बंदा कहता है अगर वो यहाँ से भाग गए हैं तो फिर हमारे यहाँ पर इंतजार करने का क्या फायदा, हम लोग भी कहीं पर चले जाते हैं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जबकि उनमें से एक और कहता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर चू फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। फर्स्ट एल्डर सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। हमने जिन 2 लोगों को वहाँ पर भेजा था सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन, वो दोनों मर चुके हैं। अगर तुम सभी लोग में मरना चाहते हो तो ठीक है तुम सभी लोग वहाँ पर जा सकते हो, इस वक्त तुम सभी लोग चू टाउन में जाते हो तो तुम सभी लोग मारे जाओगे क्योंकि इस वक्त तुम के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।